भारत एक महाद्वीप है जिसे अलग राष्ट्रों में विभाजित किया जाना चाहिए, एक केंद्र सरकार की जरूरत नहीं। ऐसा कहना था जुबान के सुरमा, प्रखर वक्ता और आकर्षक लेखक, स्वतंत्र भारत के पहले ऐसे नेता जिनकी स्वतंत्रता संग्राम में कोई भूमिका नहीं थी, जिन्होंने आधुनिक सोच के गैर ब्राह्मण युवाओं की आकांक्षाओं को आवाज़ दी और तमिल राष्ट्रवाद को जगह थी, CN अन्नादुरई का। जब कांजीवरम नटराजन अन्नादुरई की मौत हुई तब उनके अंतिम संस्कार में लाखों लोग शामिल हुए और यह ऐसे मौक़ों पर देश में जुटने वाले सबसे बड़े हुजूम में से एक था। जैसा कि अक्सर लोग दावा करते हैं कि इसे गिनीज रिकॉर्ड माना जा सकता है। अन्ना उनके नाम का संक्षिप्त रूप भले ही हो, लेकिन तमिल में इसका अर्थ है आदरणीय बड़ा भाई, जिसे द्रविड़ आंदोलन ने खूब भुनाया। उनका जन्म बेहद साधारण परिवार में हुआ। तंबाकू से रचे दांत, खूंटीदार दाढ़ी और लुभावनी शुष्क आवाज़ वाले तकरीबन 5.25 फीट कद के इस शख्स के साथ ही आधुनिक तमिलनाडु की कहानी जुड़ी है। अन्ना स्वतंत्र भारत के पहले ऐसे नेता थे जिनकी स्वतंत्रता संग्राम में कोई भूमिका नहीं थी। शिक्षा MA, जिसे वे गर्व के साथ अपने नाम के साथ जोड़े रहते थे, उनके सम्मान की एकमात्र वजह थी और उन्होंने गैर ब्राह्मण जस्टिस पार्टी के जरिए राजनीति में कदम रखा, जहां वे नेताओं के भाषणों का तमिल में अनुवाद करते थे। 1937 से 1939 के हिंदी विरोधी आंदोलन ने भाषा की उनकी दक्षता को स्थापित कर दिया। बाद में इसी कौशल का इस्तेमाल उन्होंने फिल्म पटकथा लेखन में किया। पेरियार EV रामास्वामी को उनमें अपना सेनापति दिखा। 1944 में अन्ना ने गैर ब्राह्मण आंदोलन में नई जान डाल दी। द्रविड़ कजगम की स्थापना कर उन्होंने इसे 9 स्वतंत्र राष्ट्र की चुनौतियों के लिए तैयार किया। पश्चिमी तर्कशास्त्र के उनके अध्ययन से प्रभावित उनके भाषाई कौशल ने आधुनिक गैर ब्राह्मण परिवारों के तमिल युवाओं को उद्वेलित कर दिया। उनकी सफलता के पीछे असली वजह थी विचारों का सृजन और उन पर अमल तथा पेरियार की विरासत। राष्ट्र, जाति, धर्म, महिलाएं और भाषा पर अपने विवादास्पद और रूढ़िवादी विचार देने के बाद पेरियार चुनावी राजनीति से अलग हो गए। तब उभरती हुई पिछड़ी जातियों ने अन्ना में एक ऐसे नेता को देखा जो उन्हें राजनीतिक ताकत दिला सकता था। उन्होंने पेरियार के आदर्शवादी विचारों को नए तरह से लोगों के बीच पेश किया। पेरियार की सहज नश्वरता कौशलपूर्ण तरीके से मध्ययुगीन तमिल संत तिरुमूलर के उपदेश ओनरे कुलम ओरुवाने देवन में बदल गई। जब पेरियार पिल्लैयर की प्रतिमा को तोड़ने के लिए गए थे तब अन्ना ने कहा था कि वे न तो प्रतिमा तोड़ेंगे और न ही नारियल। उनकी राह अलग हो गई जब पेरियार ने 15 अगस्त 1947 को शोक दिवस मनाने की घोषणा की। 1949 में युवा मड़िवा माई से पेरियार का बेमेल विवाह द्रविड़ मुनेत्र कजगम के जन्म का सबक बन गया। 1950 के दशक में उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसने भारतीय राज्य के साथ तमिलों के असंतोष, विशेष रूप से हिंदी को थोपे जाने से उपजे असंतोष को अभिव्यक्त किया। 1962 में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की सुनियोजित योजना के तहत अन्ना की पराजय ने उन्हें राज्यसभा में भेज दिया। चीनी हमले के समय अलगाववादी मांगे छोड़ने का फैसला उनकी राजनीतिक कुशाग्रता का ही एक और संकेत था। इंडिया द मोस्ट डेंजरस डिकेड 1960 में एक अमेरिकी विशेषज्ञ सेलिग हैरिसन ने अन्ना के बारे में लिखा, इसमें संदेह नहीं कि यह ताकतवर वक्ता इस क्षेत्र में अकेला जननेता है। और द्रमुक ने C राजगोपालाचारी की स्वतंत्र पार्टी कम्युनिस्टों और मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर व्यापक रूप से राजनीतिक स्वीकार्यता हासिल की और 1967 में प्रदेश में कांग्रेस के प्रभुत्व को खत्म कर दिया। तब सिवाय कांग्रेस के किसी को हैरत नहीं हुई, लेकिन चुनावी सफलता से खुद अन्ना ही परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें भय था कि यह कामयाबी जरा जल्दी आ गई है। तब द्रमुक का पहला मंत्रिमंडल भारत का सबसे युवा मंत्रिमंडल था। अन्ना ने दूसरी पांत के नेताओं को हमेशा आगे बढ़ाया और उन्हें कभी खतरा नहीं माना। यह एक ऐसा पाठ है जिससे भारत के हर पार्टी के नेताओं को सबक लेना चाहिए।